हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्जाम होगा, उसके लिए हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे हिंदी का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महोत्सव का संधि विच्छेद है। हमको बताना है कि महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ऑप्शन ए है मह प्लस उत्सव, ऑप्शन बी है मही प्लस उत्सव, ऑप्शन सी है महा प्लस उत्सव और ऑप्शन डी है मही प्लस उत्सव। तो महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा सही? तो महोत्सव का सही संधि विच्छेद होगा महा धन उत्सव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अब इसमें कौन सी संधि है? तो महोत्सव में गुण संधि है, गुण स्वर संधि है। अगला देखते हैं हम। अगला है, निम्न में दीर्घ स्वर है। हमको बताना है कि इसमें दीर्घ स्वर कौन सा है। तो ऑप्शन ए है ई बड़ी, ऑप्शन बी है ए, ऑप्शन सी है ई और ऑप्शन डी है ए। तो दीर्घ स्वर इसमें कौन सा है? तो इसमें दीर्घ स्वर है ऑप्शन नंबर ए होगा ई। ई क्या है? दीर्घ स्वर है। ठीक है, दीर्घ स्वर और कौन कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर होते हैं आ, ई और बड़ा ऊ। ये क्या है? दीर्घ स्वर है। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर तो ये होता है अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये सब क्या है? ह्रस्व स्वर है। संयुक्त स्वर कौन से हैं? संयुक्त स्वर तो ये है ए, ऐ, ओ और औ। ये है संयुक्त स्वर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, हमको बताना है कि किस में गण का प्रयोग करके बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है, उसको बताना है। तो ऑप्शन ए है देवी, ऑप्शन बी है भक्त, ऑप्शन सी है नेता और ऑप्शन डी है शिक्षक। तो किस में हमको बताना है कि गण का प्रयोग करके बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। देवी में हम गण लगा के इस बहुवचन नहीं बना सकते। ठीक है, देवी का बहुवचन क्या होगा? तो देवियां होगा। ठीक है, ये होगा बहुवचन देवियां। अब भक्त में क्या है कि भक्त में अगर हम गण लगा देंगे तो ये बहुवचन बन जाएगा। तो भक्त का बहुवचन बनाएंगे गण लगा के तो क्या होगा? भक्त गण होगा। इसी तरह नेता में लगाएंगे तो नेता गण हो जाएगा। इसी तरह शिक्षक में लगाएंगे तो शिक्षक गण हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। आगे देखते हैं। आगे संयुक्त व्यंजन ज्ञ बनता है। आपको बताना है कि ज्ञ किससे बनता है। तो ऑप्शन ए है गौ न से, ऑप्शन सी है गौ धन न और ऑप्शन डी है वृष्ट धन ग। तो किससे बनेगा? ज्ञ किससे बनता है? तो ज्ञ बनेगा हमारा में, तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, छ कैसे बनता है? तो क और स के मिल से बनता है। त्र कैसे बनता है? तो त और र। ठीक है, आधा त और र के मिल से मिलता है। स्र कैसे बनता है? तो ये बनता है आधा स और र। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। ठीक है, हमको बताना है कि जो दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो वो क्या कहलाते हैं। तो ऑप्शन है संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन बी है अल्प प्राण, ऑप्शन सी है अंतस्थ और ऑप्शन डी है महाप्राण। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उसे हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, संयुक्त व्यंजन अभी हमने बताया कौन कौन से होते हैं। तो ये होता है छ, त्र, ज्ञ और री। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। आगे बढ़ते हैं। आगे है भगानी का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। भगानी का शुद्ध रूप हमको बताना है कि कौन है। तो ऑप्शन है भगिनी, ऑप्शन बी है भागिन, ऑप्शन सी है भगिन और ऑप्शन डी है
भगिनी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? भगिनी का शुद्ध रूप क्या होगा? तो भगिनी का शुद्ध रूप होगा हमारा भगिनी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? हमको बताना है कि इसमें से शुद्ध कौन सा है। तो ऑप्शन ए है आशीर्वाद, ऑप्शन बी है आजीविका, ऑप्शन सी है अध्ययन और ऑप्शन डी है ऊनी। तो इसमें शुद्ध कौन सा है? तो इसमें शुद्ध है हमारा आजीविका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आशीर्वाद ऐसे नहीं लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा? ये गलत है। तो ये होगा आशी और वो पे आसमानी की मात्रा होगी आशीर्वाद। ठीक है, अध्ययन, अध्ययन ऐसे नहीं लिखा होता है, अध्ययन होता है। ठीक है, और ऊन, ऊन ऐसे ऊन में बड़ा वो होता है। ठीक है, ऊनी होगा ऐसे। आगे बढ़ते हैं। महोर्मी का सही का संधि विच्छेद है। महोर्मी का संधि विच्छेद हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है महत प्लस उर्मी, ऑप्शन बी है महा प्लस उर्मी, ऑप्शन सी है महा प्लस उर्मी और ऑप्शन डी है महत प्लस मर्मी। तो महोर्मी का सही संधि विच्छेद क्या होगा इसमें? तो ये होगा महा प्लस उर्मी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर सी। ये कौन सी संधि है? तो गुण स्वर संधि होगी। ठीक है, क्या होगा? गुण स्वर संधि। आगे देखते हैं। कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? हमको बताना है कि कौन सा व्यंजन संधि नहीं है। तो ऑप्शन ए है उद्धरण, ऑप्शन बी है तद्धित, ऑप्शन सी है वाक्जाल और ऑप्शन डी है रसायन। तो हमको बताना है कि कौन इसमें व्यंजन संधि नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, रसायन। क्या है? ये व्यंजन संधि नहीं है। ये क्या है? तो अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? रस धन अयन। ये कौन सी संधि हो गई? तो ये हो गया दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। तो ये क्या है? ये स्वर संधि है। बाकी उद्धरण, तद्धित और वाक्जाल ये सब क्या है? व्यंजन संधि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में कौन सा समास है? तो ऑप्शन ए है तत्पुरुष, ऑप्शन बी है द्वंद्व, ऑप्शन सी है बहुब्रीहि और ऑप्शन डी है द्विगु। तो गौशाला में कौन सा समास होगा? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गौशाला का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? तो ये होगा गौ के लिए शाला। ठीक है, तो इसमें क्या है? के लिए का प्रयोग हुआ है। तो ये कौन सा हुआ? तो ये तत्पुरुष समास हुआ। तो किस में आता है? ये तत्पुरुष समास के संप्रदान तत्पुरुष में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है कमल नयन में कौन सा समास है? कमल नयन में कौन सा समास है हमको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कमल नयन का समास विग्रह क्या होगा। तो कमल नयन का समास विग्रह होगा कमल के समान नयन है जिसके, अर्थात विष्णु। कमल के समान नयन है जिसके, अर्थात किसे कहा जा रहा है? तो विष्णु को कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा समास हुआ? तो ये होगा हमारा बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास हमारा सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है? हमको बताना है कि अधिकारी में कौन सा उपसर्ग है। तो ऑप्शन ए है अ, ऑप्शन बी है अधि, ऑप्शन सी है री और ऑप्शन डी है ई। तो अधिकारी में कौन सा उपसर्ग होगा? तो अधिकारी में उपसर्ग होगा हमारा अधि। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला वद। ठीक है, बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला वद उपसर्ग किस भाषा का है? हमको बताना है कि बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला वद उपसर्ग किस भाषा का है। तो ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी उर्दू फारसी
और ऑप्शन डी हिंदी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो बद उपसर्ग जो प्रयोग किया जाता है वो किस भाषा का है, हमको ये बताना है। तो ये होगा उर्दू फारसी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, हमने क्या लिखा, बदमाश लिखा, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, यहाँ पे बद लगा हुआ है ना, तो ये क्या है, उर्दू फारसी का है। आगे देखते हैं। आगे रसोईया में प्रत्यय है, रसोईया में कौन सा प्रत्यय है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है या, ऑप्शन बी है या, ऑप्शन सी है आ और ऑप्शन डी है रस। तो रसोईया में कौन सा प्रत्यय है? तो रसोईया में होगा या प्रत्यय। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तो ऑप्शन ए है कारक, कारण, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है बंदर और ऑप्शन डी है दूध। तो इसमें तत्सम शब्द कौन सा होगा? ठीक है, तो ये होगा तत्सम शब्द कारण। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, सही होगा। बाकी लोहा, लोहा का क्या होता है? तो लोहा का होता है लौह। ठीक है, लौह। बंदर का क्या होता है? तो वानर होता है। और दूध का क्या होता है? तो दुग्ध होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे गृध्र शब्द का तद्भव है। गृध्र शब्द का हमको तद्भव बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे गृध्र शब्द का तद्भव क्या होगा? तो ये ऑप्शन ए है गिद्ध, गिद्धना, ऑप्शन बी है गृध्र, ऑप्शन सी है गिद्धि और ऑप्शन डी है गिद्ध। तो गृध्र शब्द का तत्सम क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, गिद्ध होगा। ठीक है, क्या होगा? तो गिद्ध होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देवर का तत्सम शब्द है। देवर का तत्सम हमको बताना है कि क्या होगा। तो ऑप्शन ए देववर, ऑप्शन बी है द्विवर, ऑप्शन सी है दुर्वर और ऑप्शन डी है द्वितीयवर। तो देवर का तत्सम क्या होता है? तो देवर का तत्सम होगा द्विवर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। वर्तिका शब्द का तद्भव स्वरूप होगा। वर्तिका शब्द का तद्भव हमको बताना है। तो ऑप्शन है मातृका, ऑप्शन बी है कृतिका, ऑप्शन सी है लतिका और ऑप्शन डी है पत्ती। तो वर्तिका का तद्भव क्या होगा? तो वर्तिका क्या है? ये तत्सम है, इसका तद्भव हमको बताना है। तो तद्भव होगा इसका बत्ती। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं हम। आगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, हमको बताना है कि इसमें से तद्भव कौन नहीं है। तो ऑप्शन ए है दुआर, ऑप्शन बी है सायम, ऑप्शन सी है गिरस्ती और ऑप्शन डी है पाँव। तो कौन सा तद्भव नहीं है? तो यह है सायम, क्या है, तद्भव नहीं है। ठीक है, ये क्या है, तत्सम है, इसका तद्भव क्या होता है, साम होता है। ठीक है, और उसी तरह द्वार क्या है, तो ये द्वार तद्भव है और इसका तत्सम क्या होगा, तो द्वार होगा। गृहस्थी का क्या होगा, तो गृहस्थी होगा। इसी तरह पाँव का क्या होगा, पाँव का होगा पाद। ये सब क्या है, तत्सम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया वाक्य में संज्ञा किससे किस रूप में परिवर्तित हो रही है। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया वाक्य में संज्ञा किससे किस रूप में परिवर्तित हो रही है, वो बताना है। तो ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, ऑप्शन बी है जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी है भाववाचक से जातिवाचक और ऑप्शन डी है व्यक्तिवाचक से भाववाचक। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, तो इसमें होगा कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। ठीक है, क्या है, तो जातिवाचक से व्यक्तिवाचक की संज्ञा परिवर्तित हो रही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आगे देखते हैं हम। आगे है राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा है। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा बताना है कि कौन भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन ए है राम, ऑप्शन
बी है निर्वाह, ऑप्शन सी है सुरेश और ऑप्शन डी है मित्रता। तो राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाहन किया, इसमें भाववाचक क्या होगा? तो इसमें भाववाचक होगा मित्रता। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। यह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? यह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो ऑप्शन ए है गाय की, ऑप्शन बी है दूध की, ऑप्शन सी है देने की और ऑप्शन डी है किसी की नहीं। तो अधिक किसका विशेषता बता रहा है? तो अधिक किसकी? दूध की विशेषता बता रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आगे देखते हैं हम। आगे निम्नलिखित में से एक अकर्मक क्रिया है, हमको बताना है कि इसमें से अकर्मक क्रिया कौन सी है। तो ऑप्शन ए है काटना, ऑप्शन बी है बोना, ऑप्शन सी है धोना और ऑप्शन डी है रोना। तो इसमें अकर्मक क्रिया कौन सी है? तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी, रोना क्या है? अकर्मक क्रिया है। ठीक है, अकर्मक क्रिया में क्या होता है कि अकर्मक क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है। ठीक है, किस पे? तो कर्ता पे पड़ता है। तो अगर बोला जाए कि राम सोता है, तो सोना की क्रिया सोना जो क्रिया है वो किस पे पड़ रहा है? राम पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? डी, रोना क्या है? ये अकर्मक क्रिया है। आगे बढ़ते हैं। आगे है मैं वहां होकर आया हूँ, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? मैं वहां होकर आया हूँ, वाक्य में वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है, हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है मैं, ऑप्शन बी है वहां, ऑप्शन सी है होकर और ऑप्शन डी है हूँ। तो इसमें किसमें कौन सा अव्यय है? तो ये है वहां, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वहां अव्यय शब्द है। ठीक है, वहां अव्यय शब्द है। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, हमको ये बताना है। तो ऑप्शन ए है अर्थात, ऑप्शन बी है अतएव, ऑप्शन सी है अथवा और ऑप्शन डी है अजन। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो क्या है कि अर्थात, अतएव और अथवा ये सब क्या है? ये सब समुच्चय बोधक हैं। ये क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय हैं। बाकी बचा आजन्म, तो ये क्या है? ये क्या है? ये समुच्चय बोधक शब्द नहीं है। ठीक है, तो हमको बताना है कि कौन इसमें नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है अविभार्व का परिवाची शब्द है। अविभार्व का परिवाची हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है विकास, ऑप्शन बी है जन्म, ऑप्शन सी है निर्माण और ऑप्शन डी है उद्भव। ठीक है, ऑप्शन डी है उद्भव। तो कौन सा अविभार्व का परिवाची कौन सा होगा? तो ये होगा हमारा अविभार्व का परिवाची हमारा होता है उद्भव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। आगे देखते हैं हम। परिवार का परिवाची है। परिवार का परिवाची हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है गृह, ऑप्शन बी है कुटुंब, ऑप्शन सी है भवन और ऑप्शन डी है आगार। तो परिवार का परिवाची क्या होगा? तो परिवार का परिवाची होगा कुटुंब। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। परिवार का और परिवाची क्या होता है? तो एक तो कुटुंब हो गया, एक होगा कुनबा, फिर खानदान, ये सब क्या है? परिवार के परिवाची हैं। आगे देखते हैं हम। अनुनासिक का विलोम होगा। अनुनासिक का विलोम हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है निर्नुनासिक, ऑप्शन बी है नासिक और ऑप्शन सी है सामासिक और ऑप्शन डी है ऐतिहासिक। तो अनुनासिक का विलोम क्या होगा? तो अनुनासिक का विलोम होगा निर्नुनासिक। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे सीमा ने कल डैश डैश का नहीं किया था। ठीक है, हमको यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। इस वाक्य के लिए सही निपात का चयन करना है। ठीक है, तो सीमा ने कल यहाँ पे क्या होगा वो बताना है। तो ऑप्शन ए है ही, ऑप्शन बी है मात्रा, ऑप्शन सी है भर और ऑप्शन डी है भी। तो सीमा ने कल यहाँ क्या भरा जाएगा?
तो यहाँ पे होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सीमा ने कल भी काम नहीं किया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, बी, सीमा ने कल भी काम नहीं किया। आगे देखते हैं। आगे है माता जी को, यहाँ पे रिक्त स्थान है, इसकी पूर्ति करना है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 छूट गया है, हम इसको लिख देते हैं। तो ये ऑप्शन क्या होगा, आशीर्वाद। ठीक है, तो माता जी को डैश डैश रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो ऑप्शन ए है आशीर्वाद, ऑप्शन बी है शुभकांक्षा, शुभकांक्षा, और ऑप्शन डी है प्रणाम, और ऑप्शन डी है स्नेह। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, माता जी को प्रणाम। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं। अगला है आकाश को चूमने वाला के लिए एक शब्द। आकाश को चूमने वाला के लिए एक शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए है ऊंचाई, ऑप्शन बी है आकाश चुंबी, ऑप्शन सी है गगन चुंबी, और ऑप्शन डी है आकाश दीप। तो आकाश को चूमने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो वो होगा हमारा आकाश को चूमने के लिए आकाश चुंबी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है। कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो ऑप्शन ए है बारह होना, ऑप्शन बी है सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, ऑप्शन सी है सभी पर अविश्वास करना, और ऑप्शन डी है कम सुनाई देना। तो कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो ये होगा हमारा सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बछिया का ताऊ का अर्थ है। बछिया का ताऊ का अर्थ क्या होगा, तो ऑप्शन ए है कमजोर व्यक्ति, ऑप्शन बी है साहसी व्यक्ति, ऑप्शन सी है अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति, और ऑप्शन डी है अत्यधिक रौबदार व्यक्ति। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बछिया का ताऊ अर्थात अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। सावन हरे न भादो सूखे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। सावन हरे न भादो सूखे लोकोक्ति का सही अर्थ हमको बताना है। तो ऑप्शन है सावन में हरा और भादो में सूखा, न भादो सूख। ऑप्शन बी है न सावन में हरा न भादो में। ठीक है, और ऑप्शन सी है असंभव बात, और ऑप्शन डी है सदा एक ही दशा। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, डी हमारा सही होगा, सदा एक ही दशा। सावन हरे न भादो सूखे, तो इसका लोकोक्ति का अर्थ होगा सदा एक ही दशा। आगे बढ़ते हैं। नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद पहचानिए। नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद क्या होगा, तो ऑप्शन ए है सरल वाक्य, ऑप्शन बी है संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी है मिश्र वाक्य, और ऑप्शन डी है आज्ञावाचक वाक्य। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर इसमें क्या है, सरल वाक्य है। ठीक है, कौन सा, तो सरल वाक्य। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। आगे देखते हैं हम। आगे निम्नलिखित में से कौन सा आज्ञार्थक वाक्य है, हमको बताना है कि कौन सा आज्ञार्थक वाक्य है। तो ऑप्शन ए है सुरेश को बुलाना चाहिए, ऑप्शन बी है अभिषेक पुस्तक लाओ, ऑप्शन सी है सुषमा को अभी पढ़ना जरूरी है, और ऑप्शन डी है तुम्हें बाजार जाना चाहिए। तो इसमें आज्ञार्थक वाक्य क्या है, तो इसमें होगा आज्ञार्थक वाक्य हमारा ऑप्शन नंबर बी, अभिषेक पुस्तक लाओ। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे एक वाक्य शुद्ध है, उसको हमको बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो ऑप्शन है पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है, ऑप्शन बी प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है, ऑप्शन सी मेरे वतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है, ऑप्शन सी है इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। ठीक है,
तो किस वाक्य, कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध है? तो ये होगा हमारा, कौन सा वाक्य शुद्ध होगा? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही चित्त आकर्षक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे है, उससे बैठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है? उससे बैठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य हमको बताना है? तो ऑप्शन ए है भाववाच्य, ऑप्शन बी है कर्मवाच्य, ऑप्शन सी है कृतवाच्य और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसमें कौन सा वाच्य होगा? तो उससे बैठा नहीं जाता, ये क्या है? भाववाच्य है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता हो उसे क्या कहते हैं? वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता हो उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए संबंध कारक, ऑप्शन बी है अपादान कारक, ऑप्शन सी है करण कारक और ऑप्शन डी है संप्रदान कारक। तो जिस वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे हम करण कारक कहते हैं। ठीक है, करण कारक कहते हैं। करण कारक का क्या होता है कि इसमें से या द्वारा का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अधिकरण कारक में चिन्ह है, अधिकरण कारक का हमको चिन्ह बताना है। तो ऑप्शन ए का, की, के, ऑप्शन बी है से, ऑप्शन सी है को, के लिए और ऑप्शन डी है में, पर। तो अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होगा? तो ये होगा में, पर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, क्या होगा? तो ये में, पर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन ए है पहिया, ऑप्शन बी है लिखावट, ऑप्शन सी है पखावज और ऑप्शन डी है मझधार। तो इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा? तो इसमें होगा पहिया, क्या है? पुल्लिंग शब्द है। बाकी ये तीनों स्त्रीलिंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे, एकांकिनी शब्द का लिंग बदलें। एकांकिनी शब्द का हमको लिंग बदलना है। तो ऑप्शन ए है एक, ऑप्शन बी है एकांकिन, ऑप्शन सी है एकांकिनी और ऑप्शन डी है एकांकी। तो एकांकिनी का लिंग बदलेंगे तो क्या होगा? तो ये होगा एकांकी। ये क्या है? एकांकी। ये पुल्लिंग बनेगा। क्या होगा? पुल्लिंग। और ये क्या है? ये स्त्रीलिंग में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे, हो सकता है वह आया हो वाक्य है। हो सकता है वह आया हो वाक्य कैसा है? तो ऑप्शन ए है अनिश्चयवाचक और अनिश्चित वर्तमान, ऑप्शन बी है संदिग्ध वर्तमान, ऑप्शन सी है संभाव्य वर्तमान और ऑप्शन डी है वर्तमान। तो हो सकता है वह आया हो, इसमें क्या है? तो ये है संभाव्य वर्तमान। ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गिलास में थोड़ा दूध है वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? यहाँ पे रेखांकित शब्द कौन सा है वो छूट गया है, हम इसको बता देते हैं। क्या होगा? तो रेखांकित होगा यहाँ पे थोड़ा। ठीक है, थोड़ा क्या है? रेखांकित है। तो थोड़ा में हमको बताना है कि विशेषण कौन सा है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए परिमाणवाचक, ऑप्शन बी है संख्यावाचक, ऑप्शन सी है संकेतवाचक और ऑप्शन डी है गुणवाचक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? गिलास में थोड़ा दूध है, तो हमको थोड़ा में बताना है कि कैसा विशेषण है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा थोड़ा क्या है? परिमाणवाचक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है शुद्ध वर्तनीय का चयन करें। तो ऑप्शन ए है पूज्यनीय, ऑप्शन बी है पूज्यनीय और ऑप्शन सी है पूजनीय और ऑप्शन डी है पूजनीय। तो पूजनीय कैसे शुद्ध रूप से लिखा जाता है? तो ये लिखा जाता है पूजनीय। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बाकी सब क्या है? अशुद्ध है। आगे बढ़ते हैं। आगे, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है?
हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है वो बताना है। तो ऑप्शन ए है खड़ी बोली, ऑप्शन बी है अवधि होगा। यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गया है, क्या है ये, अवधि है, अवधि। ऑप्शन सी है ब्रज और ऑप्शन डी है मालवी। तो हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? तो हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली से विकसित हुआ है। ठीक है, किससे? तो खड़ी बोली से। आगे बढ़ते हैं। आगे किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया था? किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया था? तो ऑप्शन ए है खड़ी बोली, ऑप्शन बी है भोजपुरी, ऑप्शन सी है अवधी और ऑप्शन डी है ब्रज भाषा। तो किस भाषा को पिंगल नाम दिया गया था? तो ये है कि ब्रज भाषा को क्या बोला गया था? पहले पिंगल नाम दिया गया था आरंभ में। ठीक है, आरंभ में ब्रज भाषा को पिंगल नाम दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। आगे अमेंडमेंट के लिए सटीक हिंदी अनुवाद है। तो ऑप्शन ए है शोधन, ऑप्शन बी है संशोधन, ऑप्शन सी है प्रशोधन और ऑप्शन डी है समाशोधन। तो अमेंडमेंट के लिए सही क्या होगा, हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो ये होगा संशोधन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे ग्रास ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक ग्रीनर। ग्रास ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन ए है दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, ऑप्शन बी है पेड़ धरती को सुंदर बनाते हैं, ऑप्शन सी है परिवर्तन प्रकृति का नियम है और ऑप्शन डी है जीवन मात्र ही संघर्षपूर्ण है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा, ये क्या है, आइडम्स फ्रेज है। तो ये क्या होगा, दूर के ढोल सुहावन लगते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है ड्राइंग मैन कैच अ स्ट्रा का अर्थ है। ऑप्शन ए डूबने वाले को तिनका सहारा देता है, ऑप्शन बी है डूबने वाले को भगवान बचाता है, ऑप्शन सी है डूबने को तिनके का सहारा और ऑप्शन डी है डूबने वाला खुद को बचाने को संघर्ष करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, डूबने को तिनके का सहारा। ये क्या है, ये आइडम्स फ्रेज है। ठीक है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।